बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूं खालिद इरशाद सूफ़ी और आज मेरे साथ बैठे हैं जनाब रब नवाज साहब। 2018 में पीएमएस का एग्ज़ाम दिया और असिस्टेंट कमिश्नर के इम्तिहान को क्वालिफाई किया और आजकल ये लाहौर सेक्रेटरीट में जॉब कर रहे हैं। रब नवाज साहब से हम दो हवालों से गुफ्तगू करेंगे। एक इनका अपना जो एजुकेशनल करियर है, एक हम्बल बैकग्राउंड से आए लाहौर से बाहर और फिर आकर इन्होंने तालीम हासिल की, उसके बाद पीएमएस का इम्तिहान पास किया। तो एक तो इनकी अपनी एजुकेशनल जो एक जर्नी है उस पर गुफ्तगू करेंगे और दूसरा इनसे जानेंगे कि ये किस तरह कामयाब हुए, इन्होंने क्या तरीक़ाकार था तैयारी करने का, और इनसे ये भी जानेंगे कि इन्होंने क्या तरीक़ाकार था इनका स्टडी का, तैयारी का कि ये पीएमएस में कामयाब हुए। रब नवाज साहब बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, उसके बाद कॉलेज की तालीम और कहाँ तक गए? सर मैं एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट चनियोट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और टाट स्कूल से स्टार्ट किया, गवर्नमेंट स्कूलिंग थी। और आज भी हम ये कहते हैं कि मतलब कि हमारा वो जो स्कूल था चार दीवारी भी नहीं थी। अच्छा। दरख्तों के नीचे बैठ के ही हम अपना प्राइमरी तक की जो हमारी जो थी वो तालीम। और मेरा स्कूल मेरे गांव से तकरीबन कोई 3-3.5 किलोमीटर के सफ़र पे था और जो कि हम जो था पैदल ही हम जाते थे। जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर मैंने अपने जो मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना से पास किए। अच्छा। उसके उसके बाद एफएससी के लिए मैं फरहान मैट्रिक में कितने नंबर थे, क्या स्कोर किया? मैट्रिक में मेरे थे 735 आउट ऑफ 850। अच्छा जी, हमारे उसको कहते 850 टोटल होते थे। अच्छा ठीक है जी। फिर आगे उसके बाद एफएससी के लिए फरहान मॉडल कॉलेज जंग में चला गया। अच्छा। तो एफएससी मैंने वहाँ से की। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल छोटा सा करता जाऊँ फिर, आपके वालिद साहब का क्या ज़रिया माश है और क्या खुशहाल फैमिली से थे या सफ़ेद फैमिली से? सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा है वो तो एक छोटे किसान, मेरे जो वालिद साहब थे छोटे से किसान थे और वही जो क्रॉप्स और एग्रीकल्चर जो इनकम है उसके ऊपर ही गुजारा था। और आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली के फर्स्ट जनरेशन है कि जिन्होंने लाहौर को मूव किया और एजुकेशन में आगे हमने स्ट्रगल स्टार्ट किया। एफएससी के बाद फिर आपने फैसला किया लाहौर आने का? जी बिल्कुल। और यहाँ आगे तालीम कहाँ ली? उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने एडमिशन लिया डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफ़ी में। तो जीसीयू लाहौर के अंदर मैंने 4 साल जोग्राफ़ी का सब्जेक्ट पढ़ा और मैंने टॉप किया अपने बैच में, अपने सेशन में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, एकेडमिक रोल ऑफ ऑनर भी मुझे मिला और साथ में को करिकुलर रोल ऑफ ऑनर भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से मिला। वो क्या करते रहे? को करिकुलम में क्या करते रहे? को करिकुलम में साइंटिफिक रावी हमारे एक मैगजीन है उसमें मैं लिखता था। उसके अलावा गैरेट जोग्राफिक सोसाइटी एक हमारी डिपार्टमेंट की सोसाइटी थी उसमें मैं एक्टिव था और एक DRM डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक सोसाइटी थी हमारी, उसके अंदर मैं एक्टिव था। अच्छा, बस आपने जैसे कि जियोलॉजी में जियोग्राफी में आपने ऑनर्स किया जी जी, तो आपने उसी फील्ड में रहने के बजाय ये एडमिनिस्ट्रेशन में आने का या प्योरली सिविल सर्विसेज में आने का फैसला कैसे किया? सर ये स्टार्ट से ये एक ड्रीम था एक, क्योंकि अमूमन ये यहाँ सवाल मैं ये इसलिए भी कर रहा हूँ, एक तो आपके अप्रोच का आइडिया होगा, दूसरा जो नौजवान हमें सुन रहे हैं आपकी बातें, कभी अमूमन ये तस्वर है कि अगर आपने सिविल सर्विसेज में जाना है तो वो कुछ मखसूस हैं सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ते हैं और बाकी जो मज़ामीन हैं स्पेशलाइजेशन वाले उसमें उनका ख्याल होता है कि उसी में आगे करियर बनाएंगे। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये अप्रोच है जो कि पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है। जी। स्टार्ट में भी एक मतलब एक मिशन था, एक ड्रीम था कि सिविल सर्विस को ज्वाइन करेंगे। अच्छा। लेकिन उसको ज़्यादा जो एक स्ट्रेंथन मिली है या एक्सप्लाइट हुआ है वो मेरा एक जो विजन या मिशन वो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टे में। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम थे तो वहाँ पर एक इन्वायरमेंट थी, कंपैरेटिव इन्वायरमेंट था और फिर वहाँ पर हमारे जो असातिज़ा थे
मैं अपने आप को हमेशा ये कंसिडर करता हूँ कि आई एम द ब्लेस्ड वन, कि मुझे बहुत ही अच्छे उस्ताद मिले हैं कि जिन्होंने मुझे ऐसे टेम किया कि जो एक वो कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स का जो एक पैशन था उसको उन्होंने मज़ीद उसको ज़्यादा उन्होंने रिफ़ाइन भी किया और मज़ीद उन्होंने मेरे अंदर वो इंजेक्ट किया जज्बा और डायरेक्शंस दी, चैनल्स दिए कि आपको मतलब पैटर्न पे आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ये मंजिल आसान हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों के दौरान, स्टे के दौरान ये और ज़्यादा ये जज्बा जो था ये बढ़ गया। तो अच्छा, फारिग होने के बाद फिर आपने तैयारी शुरू कर दी? जी बिल्कुल, जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा वो ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि मैं क्लियर था अपने मिशन में कि मैंने ये करना है। फिर तो क्या फिर कोई आपने एकेडमी ज्वाइन की? एकेडमी हमने स्टार्ट में ज्वाइन की, वाल अमीन एकेडमी थी, क्योंकि वहाँ पर उस वक़्त हमारे जो रजीम जो उस्ताद है मेरे और जो मेरे मुर्शिद हैं डॉक्टर इरफान वहीद उस्मानी साहब, सर भी वहाँ पर पढ़ाते थे, तो सर के लेक्चर लेने में वहाँ पर जाता था। अच्छा। तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा मतलब कि ये जो चीज़ें जो थी क्लैरिटी भी हुई और मंजिल आसान भी हुई। अच्छा। लेकिन तैयारी आपने फर्स्ट इम्पैक्ट जो है अटेम्प्ट में कामयाब कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब तैयारी की बात कर रहे थे। तो अब इसके अंदर मैं क्योंकि स्टार्ट में क्लियर था, बल्कि जो यंग एस्पायरेंट्स हैं उनको भी मैं यही वो रिकमेंड करूँगा कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम को ही पर ही वो आपको मिलेगी। लेकिन ये कि कुछ बिग गेम्स हैं, बिग मिशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि शॉर्टकट्स कोई नहीं है इन एग्ज़ाम्स के। आपको डेडिकेशन के साथ कम से कम 1 साल की जो प्रेपरेशन है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और शॉर्टकट्स या छोटी मोटी नौकरियों में मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता कि आप 1 पेपर भी दें, साथ में एक बड़े एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन भी करें, क्योंकि इससे डिस्टर्शन बहुत ज़्यादा होती है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए जब आपका क्लियरिटी है आपको कि मैंने ये करना है, तो मेरे ख्याल में आपको कम से कम 1 साल फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपने कैसे किया जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए? जी, तो फिर आपने तकरीबन 1 साल पढ़ा? जी, मैंने तकरीबन 1 साल जो है वो मैंने प्रिपरेशन की, तैयारी की। अच्छा, आपने PMS की पहले अटेम्प्ट ली जी और उसमें कामयाब भी हो गए, तो इसकी क्या वजह थी? CSS की तरफ अमूमन लोग ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं उसकी, तो बिल्कुल ठीक है सर। अब इसके अंदर PMS जो है ना वो एक PAS का, जिसको DMG कहते हैं, उसका एक रेप्लिका है। तो CSS के बहुत ज़्यादा ग्रुप से PMS बहुत अच्छा है। अच्छा। तो इसलिए पहले अटेम्प्ट PMS की आई, मैंने स्ट्रगल की, एफर्ट की, एग्ज़ाम्स दिए, अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। अच्छा। तो डेफिनेटली अगर DMG या पुलिस में हो तो स्टूडेंट्स को उनके लिए एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो जर्नी है और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। कितने घंटे रोज़ाना पढ़ते थे और आपने किन किन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कितना वक्त तय कर रखा था? मेरी सर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अप्रोच होती थी जी। मैं एक ही टाइम में एक ही सब्जेक्ट लेके चलता था। ठीक है। और हर जब मैंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक टारगेटेड अप्रोच होती थी। कंटेंट्स को मैं डेज पे डिवाइड करता था कि इतने दिनों के अंदर मैंने अपना ये वाला जो टारगेट है, ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसको मैंने ख़त्म करना है। इंग्लिश कंपलसरी है, उस पर मैं साथ साथ काम करता था। तो बाकी जो नंबर ऑफ़ आवर्स जो है, अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन मेरे जो एवरेज जो स्टडी आवर्स थे वो तकरीबन 14 से 15 आवर्स थे। यानी आप रोज़ाना 14 से 15 आवर्स पढ़ते थे गैप्स के साथ? गैप्स के साथ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जब ये जो मुकाबले के इम्तहानात हैं, इसके बारे में एक मिथ ये कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है और बड़ा ख़ुद को वो करना पड़ जाता है, वक़्फ़ कर देना पड़ता है, अब खाना पीना, मेल मुलाकात सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा है? सर मेरी अप्रोच तो ये है, बल्कि मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि ये कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स जस्ट एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है। अगर हम इनको कामयाबी के लिए सबसे जो बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपना जो फियर है जी सर, उसको आप ज़हन से निकाल दें। ठीक है। क्योंकि जो फियर ऑफ फेलियर है ये आपकी जो स्किल्स हैं और आपकी जो ग्रोथ है उसको बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है, और इससे आपकी जो
चीज़ों को लर्निंग की जो आपकी जिस पावर जो है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, एग्ज़ाम्स हैं, इनको एज एग्ज़ाम्स लें, इनको मैटर ऑफ लाइफ और डेथ ना बनाएं, लेकिन ये है कि डेडिकेशन के साथ, मतलब कि इसको आप एक पार्ट टाइम भी ना लें कि बस ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, क्योंकि इसको आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसको इतना सर पे सवार भी ना करें कि आप इसको मैटर ऑफ लाइफ और डेथ बना लें। ठीक है। अच्छा, आखिर में हमारे वो व्यूअर्स, वो नौजवान जो पीएमएस के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं 2021 में जो नेक्स्ट अब आना है, कोई उन्हें कोई एडवाइस देना चाहें, पीस ऑफ एडवाइस, तो प्लीज़। इसके लिए क्योंकि पीएमएस के अंदर जो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम वो कहते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के रिटर्न के पास करने के बाद ही स्टार्ट होता है। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें स्टूडेंट काफ़ी दफ़ा मतलब कि मिस्टेक्स करते हैं जो कि एंड ऑफ द डे उनके लिए मसला करती हैं। सबसे जो पहली चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए वो होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। दूसरा ये देखें कि सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड कितनी है। ठीक है। आपने एकेडमिक बैकग्राउंड में उसको कितना पढ़ा है। ठीक है। सेकंड ये चीज़ देखें कि वो जो सब्जेक्ट है उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छा स्कोर देते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल्स में जो स्कोर नहीं देते। कोशिश करें कि आपके पास स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की तरफ आप जाएँ। ठीक है। थर्ड फिर ये चीज़ है वो कौन कौन से हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं? सर बिल्कुल, पीएमएस के अंदर जो इस वक्त जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ज्योग्राफी है, ठीक है, पंजाबी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी है, या उसके अलावा आपके पास एजुकेशन है, या उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का भी ठीक जा रहा है क्योंकि वो सीएसएस और पीएमएस में ओवरलैप कर जाती है। तो ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये वाले सब्जेक्ट बेहतर। बाकी अगर कोई स्टूडेंट का बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है, स्टैटिस्टिक्स का है, तो अगर वो देखते हैं कि उसके अंदर उनका पास पेपर्स को देख के, कंटेंट्स को देख के उनको ये लगता है कि हम ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, वो अडॉप्ट कर लेने चाहिए। ठीक है जी सर। ठीक है। और कुछ मजीद इस सिलसिले में आप कुछ? बाकी सर ये है कि मैं यही जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि फ्यूचर के ऑफिसर्स हैं उनको एक एडवाइस ये दूंगा। एक बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि ये जो एग्ज़ाम्स जो हैं ये सिर्फ एलीट क्लास के एग्ज़ाम्स हैं, या सिर्फ एक ख़ास जो क्लास है उसी में से जो लोग हैं वही इधर आते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्टूडेंट्स जिनमें पोटेंशियल है, चाहे वो किसी भी क्लास से, सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हों, तो वो अपने आप को अपने स्किल्स की बुनियाद पे मनवा सकते हैं। मेरिट है, आपकी कॉम्पिटेंसी है, आपकी काबिलियत है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग। इसमें शॉर्टकट्स कोई नहीं है। इसमें ये ना करें कि किसी के नोट्स पकड़ लें, ये भी ना करें रिपीटेड क्वेश्चन निकाल लें, ये भी ना करें कि सिर्फ इम्पोर्टेंट कर लें। आपको फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी, डेडिकेशन के साथ आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, और कंसिस्टेंसी के साथ आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी। राइटिंग प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम पूरे दिन में कुछ 20-25 मिनट ज़रूर लिखें कि जब आपको लगे कि अब मैंने ये पढ़ लिया है, ताकि क्योंकि ये एग्ज़ाम स्किल्स के एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर आपकी सबसे क्रिएटिव स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिव स्किल्स आएगी जब आप थॉट्स प्रोवोकिंग प्रोसेस आपका जो है वो एक्टिव करेंगे, चीज़ को लें, उसके ऊपर अपना एक स्टांस डेवलप करें। क्रिटिकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, और राइटिंग स्किल्स हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपका पेपर जाएगा और उसको जितना ज़्यादा आप अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम्स में मार्क्स ले सकते हैं। शॉर्टकट की तरफ ना जाए, लॉन्ग वे प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन पॉजिटिव रहें। कि मैं यही कहता होता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है तो इसलिए उसने आपको इस जर्नी में लगाया है, अदरवाइज़ वो आपसे कोई और भी काम ले सकता था। इसलिए आप डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आप अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करें। अगर 1-2 बार आप मिसहैप भी हो जाता है तो आप उससे डिसअपॉइंट ना हो और आप दूसरी दफ़ा फिर स्ट्रगल करें, तो इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर फेट। बहुत शुक्रिया रब नवाज साहब, आपने बहुत कीमती बातें कही, और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स नौजवान रब नवाज साहब की बातों से एक उन्हें इत्मीनान मिला होगा, और इसके अलावा डायरेक्शन मिली है, एडवाइस मिली है,
आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।